गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूं। तो भाई आज हम फाइनेंस, स्टॉक, कमोडिटी मार्केट टर्मिनोलॉजीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है फाइनेंस वाली, स्टॉक वाली, इसमें अपने बहुत पहले भी जब हम पढ़े थे तो हमने बहुत डिटेल में इस पे टाइम दिया था। आज इसको विद इन आवर कोशिश करेंगे सबको हम फिर से ढंग से समझ पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई एजेंट कौन, सबसे बेसिक बात, कुछ समझने जैसा भी नहीं इसमें। तो एजेंट बोले तो कोई ब्रोकरेज जो चार्ज करा, इंटरमीडियरी, शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर सॉर्ट ऑफ पीपल आर एजेंट। ठीक है क्या? सेकंड आया अमोर्टाइज। अमोर्टाइज जैसे डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन इज ऑन टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स पे क्या होता है? अमोर्टाइजेशन। तो वो हुआ अमोर्टाइज। ठीक है, ये भी किधर जाते हैं? पीएनएल अकाउंट में जाता है। डेप्रिसिएशन भी पीएनएल में आता है, तो ये भी पीएनएल में आता है। ये भी एक एक्सपेंस है, मैं बोलूं तो। ठीक है, एन्युटी ड्यू और एक एन्युटी। एन्युटी क्या होता है? एक इक्वल नंबर की सीरीज ऑफ पेमेंट्स होती है जो आपको पेमेंट करने होते हैं और फिर बाद में आपको पैसा मिलता है। एन्युटी ड्यू क्या हो गई? मतलब कि उस इंस्टॉलमेंट जो आप देते हो पीरियोडिकली या ईयरली, उसका टाइम आ गया कि भैया पैसा दे दो। ठीक है क्या? ठीक है। अप्रिसिएशन, वैल्यू इंक्रीज हो गई, जैसे डेप्रिसिएशन का उल्टा, एप्रिसिएशन में वैल्यू इंक्रीज हो गई। अगला आया आर्बिट्राज। आर्बिट्राज ध्यान से सुनना भाई, आर्बिट्राज ध्यान से सुनना। आर्बिट्राज क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आर्बिट्राजर होता है, वो क्या करता है? साइमल्टेनियसली परचेज और सेल करता है एक ही चीज का, लेकिन विद इन डिफरेंट मार्केट्स या डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट रीजन। जैसे बेसिक समझो, मैं सोना बेच रहा हूं इंडिया में, खरीद रहा हूं दुबई में। अब ऑब्वियसली हम सबको पता है दुबई में सस्ता है, इंडिया में महंगा है, तो भाई प्रॉफिट कमा रहा हूं। आर्बिट्राजर जो होता है ना, वो कभी भी रिस्क लॉस में नहीं जाता, क्योंकि वो क्या करता है? बिकॉज देयर आर व्हाट वेरिएशंस इन द प्राइसेस ऑफ द सेम कमोडिटी इन डिफरेंट रीजन्स इन डिफरेंट मार्केट्स। तो ये जो प्राइस के वेरिएशंस होते हैं डिफरेंट रीजन्स में, उसका फायदा उठाता है। जैसे भाई सीधे सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोवा। गोवा क्या, सॉरी, गोवा में तो कुछ और सस्ता है, छोड़ो। हाँ, वो एग्जांपल यहाँ नहीं ले सकते। आप तो सोने पे ही रहो, दुबई वाला, कि दुबई में सोना सस्ता, तो हम वहां खरीद रहे हैं, इंडिया में हाथों हाथ बेच रहे हैं, है ना? आप जो बीच का मार्जिन है वो आपकी इनकम हुई। सेम मैंने आपको बताया था, ऐसे पहले टीवी करते थे लोग बाग, दुबई, थाईलैंड, यहाँ से टीवी सस्ते होते थे और यहाँ से बेच देते थे, तो वो उनको भी कमाई हो रही है, हाँ या ना? ठीक है, तो दैट इज आर्बिट्राज। एसेट तो आपको पता है, इसको समझाने जैसा कुछ नहीं। आस्क ऑफर और बिड ऑफर, ये साथ में चलते हैं, आस्क और बिड। आस्क बोले तो एक ऐसे समझो, शेयर प्राइस की चीज है, लेकिन आप बेसिक ऐसे समझो, कोई प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी जिसकी है वो बोले तो सेलर, जो बेच रहा है उसकी, जब उसकी प्रॉपर्टी सेलर, तो वो पूछ रहा है कि इतने से ज्यादा मैं बेचूंगा नहीं। तो मतलब आस्क इज व्हाट? इट इज द प्राइस विच द सेलर इज डिमांडिंग, कि इससे कम में नहीं बेचूंगा। मैं बोलूं तो लोएस्ट प्राइस एट विच द सेलर विल सेल हिज एसेट। अब ये शेयर मार्केट में होता है आस्क, जिसको हम कहते हैं कि जिसके पास स्टॉक है, शेयर है, तो लोएस्ट प्राइस पे वो अपने शेयर को बेचेगा। कितनी और क्वेश्चन भी आता है, लोएस्ट प्राइस एट विच एन ओनर इज विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटी इज कॉल्ड आस्क। अब इसका उल्टा क्या हुआ? बिड। इसका उल्टा क्या है? बिड। बिड में क्या होता है? बिड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायर, या मैं बोलता हूं परचेजर, तो वो कितनी हाईएस्ट प्राइस देने को रेडी है। बिड मतलब आपने वो भी देखा होगा, बिड आपने देखा होगा, आईपीएल वाला ऑक्शन, उसमें बिडिंग ही होती है, राइट? तो उसमें जो हाईएस्ट बिड करता है उसके बाद जाता है। तो बिड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेजर, कि वो एक जो भी एसेट है उसके लिए हाईएस्ट प्राइस क्या कोट करने को रेडी है, क्या हाईएस्ट प्राइस देने को रेडी है। समझा क्या? समझा क्या? ऐसा समझो, मम्मी साड़ी लेने, आप मम्मी के साथ साड़ी लेने गए, तो मम्मी ने बोली भैया 2000 से ज्यादा साड़ी की 1 रुपया नहीं दूंगी। वो बोल रहा मैं मैडम जी 10,000 से कम में नहीं दूंगा। तो 10,000 क्या हो गया? आस्क। 2,000 क्या हो गया? बिड। समझे आप लोग सब? बिड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ परचेजर, आस्क इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेल। क्वेश्चन है, लोएस्ट प्राइस पे जो बेचना चाहता है वो क्या होगा? आस्क। ठीक है क्या? ऑडिट, भाई बिल्कुल बेसिक, कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का एक केयरफुल रिव्यू करते, देखते हैं कि सच है या नहीं है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं। बैड डेट समझाने जैसा कुछ नहीं, बैलेंस शीट समझाने जैसा कुछ नहीं। आई एज्यूम इतना तो आता है, ठीक है, क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं। अगला आया बॉन्ड। तो भाई बॉन्ड एक लॉन्ग टर्म प्रोमिसरी नोट है। बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है? बॉन्ड आर सिक्योर्ड, डिबेंचर आर अनसिक्योर्ड। ठीक है क्या? ठीक है।
बिल्कुल बेसिक। बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू है सर टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी इन द मींस बुक वैल्यू शेयर होल्डर्स इक्विटी। मतलब आज की तो बुक्स का मैं बोलूँ तो बुक वैल्यू बोले तो हमारे जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसके अंदर हमारी एसेट्स की लायबिलिटीज की क्या वैल्यू है उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। तो जो भी हमारे बुक के अंदर एसेट्स की वैल्यू माइनस लायबिलिटी की जो वैल्यू है दैट इज द बुक वैल्यू। ऑब्वियसली इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वैल्यू और द मार्केट वैल्यू, हाँ या ना? क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म के हिसाब से या प्रूडेंस के हिसाब से पहले प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करते हैं क्या? नहीं, नहीं करते। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? करेक्ट, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? कोई बताएगा? ब्रेक इवन पॉइंट करने के लिए क्या अचीव करना है? अरे अरे रेजेंट, करेक्ट करेक्ट भाई सर। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट जहां पर आप इतनी सेल्स कर लो कि जितना आपका खर्चा है इतना निकल जाए। बोले तो रेवेन्यू इक्वल्स टू कॉस्ट या रेवेन्यू इक्वल्स टू एक्सपेंस इज द पॉइंट एट विच यू ब्रेक इवन, कि जितना खर्चा किया इतना तो कमा लिया, इसको कहते हैं ब्रेक इवन। लोग बाग बिजनेस में यही देखते हैं कि भाई अब पॉइंट आता है जहां तक पहले तो स्टार्टिंग के 2 4 3 साल तो अगर खूब पैसा लगाया होता है तो ब्रेक इवन पे आने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कमाई शुरू होती है भाई, समझे क्या? तो दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। इसको अनलाइन कर लेना, ऊपर वाली लाइन से सीधा क्वेश्चन आता है which is the what is the amount at which revenue from sales exactly equals to amount of expense, इससे आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, अच्छा वो कौन सा है जहां मैं साइमल्टेनियसली आइडेंटिकल कमोडिटी की परचेज भी कर रहा हूं सेल भी कर रहा हूं इन 2 डिफरेंट मार्केट्स? हाँ ठीक है, बजट समझाने जैसा कुछ नहीं। बेयर्स और बुल्स साथ में एक बार वापस देख लेते, चैप्टर 1 में भी देखा ही था। बेयर्स भाई कौन से लोग हैं? जो पेसिमिस्टिक है। बुल्स कौन है? जो ऑप्टिमिस्टिक है, बाइंग प्रेशर से करते हैं। बेयर्स कौन है भाई? वो भालू देखो दिख भी रहा है आपको, और बुल आपको पता ही है सब बीएससी के नीचे भी है, हाँ या ना? ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको लगता है प्राइस लो होगी। बुल वाले लोग कौन होते हैं? जिनको लगता है। अब राकेश झुनझुनवाला एट प्रेजेंट इज अ बुल और अ बेयर? अरे अभिजीत, ऐश्वर्या बोले करेक्ट क्या? मोदी जी मिले थे तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे कैप्शन भी ये डाला है, मैट राकेश झुनझुनवाला वेरी बुलिश ऑन इंडिया। पहले बेयर थे वो बात अलग है, आपने हर्षद मेहता देखी होगी तो ठीक है। अभी उनका इंटरव्यू हुआ कल, आपने क्वेश्चन सुना क्या? उन्होंने प्रभु चावला को जो बोला, छोड़ो यहां नहीं बोल सकता मैं उन्होंने क्या जवाब दिया, हाँ कोई बात नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बेयर्स इज दैट बुल हो गया। अब अगला आया बेस प्राइस। बेस प्राइस, बेस प्राइस बोले तो अच्छा एक सेकंड एक सेकंड, जल्दी से वो 6 एक साथ देख लेते हैं कौन से कौन से। बेस प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, बिजनेस डेज, प्री ओपनिंग सेशन, ठीक है क्या? ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। अब जल्दी ध्यान दो, पहले सबसे देखते हैं बिजनेस डे, ठीक है। बिजनेस डे बोले तो सर किस दिन स्टॉक मार्केट ओपन रहता है? किस दिन स्टॉक मार्केट ओपन रहता है? तो सर स्टॉक मार्केट इज ओपन फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, और बीच में अगर पब्लिक हॉलीडे आ गया तो उस दिन भी छुट्टी। आज सैटरडे है तो आज स्टॉक मार्केट खुला है क्या? नहीं। अच्छा ऐसा होता है कि एक दिन छुट्टी आ गई बीच में तो एक सैटरडे को भी खोल ले? नहीं, बिजनेस डे केवल मंडे टू फ्राइडे और पब्लिक हॉलीडे के दिन छुट्टी, ठीक है क्या? ठीक है, ये हुआ। फिर क्या आया? प्री ओपनिंग सेशन। सबसे पहले क्या आया? प्री ओपनिंग सेशन। तो प्री ओपनिंग सेशन इज द 9 to 9:15 AM वाला टाइम। अच्छा पहले एक बात समझो, एक बात ये समझो, स्टॉक मार्केट का ऐसे एक्चुअल में टोटल टाइम क्या है? 9 to 3:30, ठीक है। अब इसमें से जो 9 to 3:30 इज द टोटल टाइम एट विच स्टॉक मार्केट इज ओपन, लेकिन 9 to 9:15 AM का जो टाइम है उसको हम कहते हैं प्री ओपनिंग सेशन। यहाँ पे एक्चुअल बाइंग सेलिंग
हो नहीं रही है, लेकिन यहाँ पे हम ऑर्डर्स वगैरह लगाते हैं और हमारे उस ऑर्डर्स में मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं कि भाई जिससे कोई प्राइस की वॉलेटिलिटी होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो एकदम से रॉकेट बनने वाला है, तो मैं उसके जो रॉकेट बनने से पहले तो वो जस्ट इतना ऊपर ही आया हो तभी उसको खरीद लूं, जिससे बाद में थोड़ा तो और महंगा लगने ही वाला है। जैसे किसी शेयर में अपर सर्किट ऐसा कुछ लगने की मुझे उम्मीद है, या आज भैया दौड़ेगा, तो 9.25 तो ना सीधा 10% पे खुलता है या 5% पे खुलता है, वो 9.20 9.30 9.40 तक ऊपर पहुंचता है, तो मेरे को, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा तो मैं पहली ऑर्डर लगा दूंगा तो थोड़ा मुझे सस्ते में मिल जाएगा। इसका उल्टा भी हो सकता है कि गिरने वाला हो तो मैं ऐसा, तो इसलिए वो लोग लगाते हैं। यहाँ एक्चुअल बाइंग सेलिंग नहीं होती, यहाँ पे केवल एंट्रीज वगैरह होती है, ट्रांजेक्शन करते हैं और हम मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं। ये हुआ ट्रेडिंग सेशन। क्या हो गया? जहां पे एक्चुअल बाइंग सेलिंग हो रही, तो दैट इज 9:15 टू 3:30, दैट इज 9:15 टू 3:30, जहां पे एक्चुअल में बाइंग सेलिंग हो रही है। फिर व्हाट इज द बेस प्राइस? बेस प्राइस मैं बोलूं एक तरह से ओपनिंग प्राइस, या मैं बोलूं तो इट इज द प्राइस विच इज एट 9:15 AM। मतलब इन शॉर्ट में बोलूं तो शेयर का आज के दिन किस प्राइस पे वो खुला। मंडे को हम देखें तो 9:15 बजे मान लो IRCTC जिस प्राइस पे खुलेगा सबसे पहली बार 9:15 बजे, उसको हम क्या कहते हैं? बेस प्राइस। समझा? ठीक है। क्लोजिंग प्राइस मैं बोलूं तो 3:30 पे जो लास्ट प्राइस थी, 3:30 पे जो लास्ट प्राइस थी, उस प्राइस को हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग प्राइस। समझे क्या? समझे? तो एक बार जल्दी से देख लो। बेस प्राइस बोले तो द प्राइस जिसपे स्टॉक मार्केट के अंदर वो शेयर खुला पहली बार 9:15 बजे के टाइम पे जो प्राइस थी। क्लोजिंग प्राइस जब स्टॉक मार्केट बंद हुआ तो उसकी लास्ट प्राइस क्या थी? क्लोज कर रहे हैं आज 9:30, ऐसे समझो। बोनी का टाइम बेस प्राइस, मंगल कर रहे हैं दुकान, ऐसा बोलते हैं, एक टर्मिनोलॉजी होती है, तो वो जो टाइम है दैट इज क्लोजिंग प्राइस। ठीक है क्या? बिजनेस डे मंडे टू फ्राइडे, बीच में पब्लिक हॉलिडे आ गया तो छुट्टी। इसके अलावा प्री ओपनिंग सेशन 9 to 9:15, यहाँ पे एक्चुअल बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे केवल ऑर्डर्स वगैरह प्लेस हो रहे हैं, उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह हो रहा है। ट्रेडिंग सेशन जहां एक्चुअल बाइंग सेलिंग हो रही है, दैट टाइम इज 9:15 to 3:30। सबको समझ आई ये बातें? ठीक है, चलो आ जाओ। फिर अगला आया क्या? बास्केट ट्रेडिंग। बास्केट ट्रेडिंग मतलब जैसे भाई हम, एक तो आप जा रहे हो एक एक चीजें अलग से ले रहे हो और आपको बोला इतना टाइम नहीं मेरे पास, तो आप भैया सारा का सारा सामान एक साथ देते हो। तो व्हाट इज बास्केट ट्रेडिंग? आप इसमें सेंसेक्स या निफ्टी 50 किसी का भी एक साथ पूरा सेंसेक्स उठा रहे हो। अब आप सबको पता है कि एक सेंसेक्स में कितनी कंपनी? सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की सबसे टॉप 30 कंपनीज, ठीक है क्या? और एक निफ्टी 50 में 50 है, तो भाई आपने अगर एक साथ सेंसेक्स ही उठा लिया, एक साथ आपने सेंसेक्स उठा लिया, तो मैं बोलूं आपने पूरी बास्केट में एक साथ 30 कंपनी ले ली, तो इसको हम कहते हैं बास्केट ट्रेडिंग, कि हम एक्चुअल में एक गो में इतनी सारी कंपनीज को एक साथ ले लेते हैं। जिसमें देखो आर इन पोजीशन टू बाय सेल ऑल 30 स्क्रिप्ट्स, बोलते हो शेयर्स और सेंसेक्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ करंट वेट इन द सेंसेक्स, मतलब जितनी उनकी प्रोपोर्शन मिलके जितना सेंसेक्स में उनकी वैल्यू है वितना आप एक साथ ले लेते हो। आप ऐसा निफ्टी 50 करोगे तो सारे एक साथ आ जाएंगे। समझा क्या? सबको एक साथ आपने ले लिया। ठीक है। बेयर मार्केट जहां फॉल हो रही है। अब अगला आया बदला। ये क्या कुछ गंदी बात है क्या? बदला बदला, हाँ कोई बताएगा क्या? याद है क्या? करेक्ट। तनिषा? ठीक है भाई, देखो आप सबको पता होगा सेटलमेंट साइकिल होता है स्टॉक मार्केट का T+2, अभी वो चेंज होने वाला है। अगर आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा तो वो भी चेंज होने वाला है, T+1 होने वाला है। ठीक है क्या? अब सेटलमेंट साइकिल में क्या होता है कि भैया मैंने शेयर खरीदे, अगर मैंने खरीदे तो मुझे क्या देना है? पैसा देना है, फ्री में तो आएगा नहीं। और अगर मैं शेयर बेच रहा हूं तो मेरे पास पैसा आ गया तो मुझे शेयर्स ट्रांसफर करने हैं। इसको कहते हैं सेटलमेंट, कि मतलब दोनों पार्टी को जो जो चीजें थी, मतलब मेरे साइड से कैश जाना था और मेरे पास कैश शेयर आने थे, तो ये दोनों चीजें हो जाती, इसको हम क्या कहते हैं? सेटलमेंट हो गया भाई। जो भी चीज थी वो सेटल हो गई। अब दो तरीके से सेटलमेंट होंगे। अगर मैंने शेयर्स खरीदे हैं तो मुझे पेमेंट करना है,
इफ आई एम बाइंग द शेयर्स देन सेटलमेंट मैं कैसे करूंगा, पेमेंट करके. एंड इफ आई एम सेलिंग द शेयर्स तो मुझे पास कैश तो आ जाएगा, मेरे को क्या करना होगा, शेयर्स की डिलीवरी करनी होगी. अब मान लो मैं कभी कभी मेरे पास पैसा नहीं है या कोई भी रीजन देख लो, मुझे लगता है अभी तो और उठ सकता है कुछ भी, तो मैं क्या करता हूं, एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में जा रहा हूं विदाउट डिलीवरिंग इफ आई एम सेलिंग द शेयर्स और विदाउट मेकिंग द पेमेंट इफ आई एम बाइंग द शेयर्स. तो इसको हम क्या कहते हैं, बदला. हम कैरिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं एक सेटलमेंट साइकिल से दूसरी सेटलमेंट साइकिल को. अब मुझे एक बात बताओ, तुम बिना किसी चीज के ये कर लो तो बाकी लोग बेवकूफ है क्या, स्टॉक मार्केट वाले लोग या इंटरमीडिएट बेवकूफ है क्या, उनको तो नुकसान हो रहा है. तो इसके लिए वो आपसे क्या लेते हैं, बदला चार्जेस. बदला चार्जेस जिसको हम और क्या कहते हैं, जिसको हम और क्या कहते हैं, कॉन्टेंगो चार्जेस भी कहते हैं. यहां पे आपको दो तरह के पेमेंट देने पड़ते हैं, मार्जिन मनी देना पड़ता है जो सेबी वो स्टॉक बोर्ड बताता है, और एक कॉन्टेंगो या बदला चार्जेस देने पड़ते हैं. समझ आया सबको भाई. सीधी सी बात ये समझ लो, सर आप एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो विदाउट डूइंग योर पार्ट. विदाउट डूइंग योर पार्ट, डूइंग योर पार्ट मतलब शेयर्स आप खरीद रहे होते हो तो आपने पैसा नहीं दिया, बेच रहे हो तो आपने शेयर्स की डिलीवरी नहीं करी. एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट चल गए विदाउट इफेक्टिंग डिलीवरी और पेमेंट. अब ऐसे फ्री में तो होगा नहीं, तो सर आपको मार्जिन मनी और बदला चार्जेस देने पड़ेंगे. अरे बदला चार्जेस को और क्या कहते हैं, कॉन्टेंगो चार्जेस. सबको समझ आया क्या. चलो ब्लू चिप, ए व्हाट इज ब्लू चिप, कोई तो बताओ, तानिया. कितनी बड़ी, बहुत बड़ी. हाँ ऑनलाइन ऑनलाइन भाई, व्हाट इज ब्लू चिप, विशाखा. करेक्ट भाई, ब्लू चिप मतलब जबरदस्त, ब्लू चिप मतलब जबरदस्त कंपनियां जिनके साथ कोई रिस्क है ही नहीं, मतलब रिस्क बहुत कम है क्योंकि इधर वॉलेटिलिटी बहुत कम रहती है. ऐसे नहीं यूं ऊपर नीचे हो रहा है शेयर, ऐसा नहीं, फिक्स्ड ही रहता है और अच्छा ही रहता है. मतलब वो बोलते हैं ना इनको आंख बंद करके ले लो, ये तो ऊपर जाने ही जाने. तो वो एक तरीके से ब्लू चिप शेयर है. लार्ज कंपनीज, वेल स्टैब्लिश्ड फाइनेंस कंपनीज जो करंट यील्ड मॉडरेट, सॉरी करंट यील्ड क्या देती है, लो टू मॉडरेट, और कैपिटल गेन यील्ड क्या देती है, मॉडरेट टू हाई. अच्छी कंपनी से. ठीक है, ये बेटा कौन है भाई, ये बीटा, बीटा कौन है, बीटा क्या होता है, कोई बताएगा, बीटा बीटा, ए जल्दी सब बताया था इतना ध्यान से, कोई तो, खत्री साहब. मार्केट की प्राइस कैसे चलती है भाई. करेक्ट सर, बीटा इज व्हाट, इट इज एक मेजर, आप मेजर करते हो कि एक आपके पास एक स्टॉक है, शेयर है, ठीक है, और पूरा जो मार्केट है उसमें क्या मूवमेंट चल रहा है. मार्केट अच्छा जा रहा है बहुत, मान लो मार्केट 8% ऊपर गया तो आपका शेयर कितना परसेंट ऊपर गया, तो इसको जो कंपैरिजन करते हैं इसको हम कहते हैं बीटा. कि भाई एक करंट, एक कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप उसके मूवमेंट को पूरे होल स्टॉक मार्केट के मूवमेंट से कंपेयर कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज बीटा. ठीक है, बिड हम पढ़ ही चुके हैं, ब्रोकर ब्रोकेज हम बिल्कुल बेसिक, बुल मार्केट जहां पे प्राइस ऊपर चल रही है, अभी बुल ही चल रहा है, ठीक है क्या, लार्ज कैप के लिए तो बुल ही चल रहा है जबरदस्त. ठीक है, बिजनेस डे हम पढ़ ही चुके हैं. बोनस, बोनस क्या होता है, बोनस का मैंने आपको है ना एक्स्ट्रा एक सेक्शन भी बताया था कि बोनस का सेक्शन होता है, मैंने बोला था सीए इंटर में अपन देखेंगे कंपनी लॉ में. बड़ा पीएम कर रहा था तू सेजल. सेक्शन 63, बोनस क्या होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक रेशियो के अंदर बोनस शेयर्स इशू कर देती. अच्छा, और हम लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो बोनस शेयर से फायदा भी होता है. वैसे सुनते हैं ना विप्रो के इतने आपने लगाए होते तो आज इतने होते, अरे वो इतने हो भी ज्यादा गए क्योंकि कितनी बार उन्होंने बोनस शेयर भी इशू की है. ठीक है क्या, अगला आया क्या, अच्छा एक चीज होती है इसमें क्या होता है, फ्री अलॉटमेंट होता है एक तो,
एंड इट इज इन प्रोपोर्शन टू एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, और आपको एक प्रोपोर्शन मिलता है विद द एग्जिस्टिंग शेयर्स यू आर होल्डिंग। ठीक है क्या? बुक क्लोजर ये वैसे ही है जैसे मैं बोलता हूं ओके टाटा बाय बाय, अब बंद कर देते हो। तो इसका मतलब क्या है, अब तुम्हारे को मैंने किताब बोल दिया खोल दो, तो तुम्हारी आंखें मुझे ऐसे देखती है कि अब चले जाओ, बस हुआ आपका, इतना ही था जो था। तो सिमिलरली बुक क्लोजर में क्या होता है, कंपनीज क्या करती हैं कि भाई कोई भी डिविडेंड देने से पहले या कोई भी चीज ऐसे करने से पहले थोड़े टाइम के लिए अपने रजिस्टर जो ऑफ मेंबर्स को बंद कर देती है। याद करो मैं आपको कंसेप्ट बताया था, ऐसे डिविडेंड दे रही है तो कट ऑफ डेट होता है कि भैया यहीं तक के जो होंगे उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा, वरना तो कंपनियों में रोज ही शेयर चेंज होते रहते हैं। तो वो ट्रेस कैसे कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे वो लोग, है या ना? तो इसके लिए थोड़े टाइम पीरियड के लिए अपनी बुक्स को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। आ जाओ, ब्रोकरेज बुल समझने जैसा नहीं। बिजनेस रिस्क क्या है? बिजनेस देखो, बिजनेस में दो तरह की रिस्क होती है, एक तो होती है बिजनेस रिस्क और एक होती है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है वो समझ लो। फाइनेंशियल रिस्क ये होती है कि अगर कंपनी ने लोन ले रखा है या उधार ले रखा है और वो उधार चुका नहीं पाई तो क्या होगा, तो वो क्या होगा, आएंगे पकड़ के लेके जाएंगे, हाँ या ना? ठीक है क्या? फिर हेरा फेरी आप लोगों ने देख ही रखी है, 40 लाख, हाँ आपने देख ही रखी है, तो उसमें होता है फिर वो जाता है वो बड़ा सारा, हाँ या ना? तो यही होगा आपके साथ भी, इसको कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होती है कि अब ये पैसे से मतलब नहीं है, उधार उधार लोन वाले से। बिजनेस रिस्क बोले तो आपके बिजनेस के अंदर ऑलरेडी इनहेरेंट क्या रिस्क है, इफ यू हैड नो डेप्थ, मतलब ऑपरेटिंग रिस्क है ये कि आप अपने जो फिक्स कॉस्ट के जो खर्चे हैं, किराया बिजली एसी वेसी, इनका जो खर्चा आप नहीं दे पाओगे, दैट इज नोन एज बिजनेस रिस्क। तो ये तो इनहेरेंट है, इसका डेप्थ से कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। आ जाओ, बायर जो भाई खरीद रहा है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बाद में एक साथ लेते हैं, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन एक साथ बाद में लेते हैं। कैपिटल बजटिंग क्या है कि भाई कोई भी आप बड़ा खर्चा करते हो, एक बड़ा एक्सपेंडिचर होता है, तो उस पे आप उस प्रोजेक्ट को करने से पहले उस पर कैपिटल बजटिंग की एक टेक्निक लगाते हो, जिससे आप देखते हो कि इस जगह पर पैसा लगाने का सेंस है या नहीं। ये आप सी इंटर में एफएम के अंदर देखोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक सब्जेक्ट है पूरा, बहुत जबरदस्त 60 मार्क का। ठीक है, तो वहां आप देखोगे एफएम के अंदर कि भाई जो भी ऐसे मान लो आप पैसा लगाने वाले हो 100 करोड़, तो क्या आप बिना देखे एक ही प्रोजेक्ट पे लगाते हो क्या? नहीं, आप 4-5 तरीके देखते हो इस काम को करने के, 4-5 ऑल्टरनेटिव्स देखते हो, उन चारों पांचों प्रपोजल्स पर आप कैपिटल बजटिंग टेक्निक लगाते हो, खर्चा देखते हो कितना होने वाला है और इतना उससे कमा के मिलने वाला है, तो जिसका भी सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, दैट इज कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल गेन यील्ड बोले तो भाई आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, 100 रुपए में एक शेयर खरीदा, साल के एंड में वो शेयर हो गया 150 रुपए का, आपने बेचा नहीं है, लेकिन आपका कैपिटल गेन कितना हो गया, मतलब आपकी कैपिटल कितनी इंक्रीज हो गई, 50 रुपया। 100 रुपए लगाए थे, साल के एंड में कितना हो गया, 150, तो आपका 50 रुपए का प्रॉफिट है। इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। आप स्टॉक मार्केट में भी शेयर्स खरीदते बेचते हो तो उस पर भी कैपिटल गेन का टैक्स लगता है, ये आप सी एंटर में टैक्सेशन में देखोगे, कैपिटल गेन का टैक्स। समझे क्या आप लोग ये बात? तो कैपिटल गेन यील्ड क्या हुआ कि सर कैपिटल गेन जितना एक साल में हुआ डिवाइडेड बाय द बिगिनिंग प्राइस। जैसे 50% मेरे वाले एग्जांपल में 100 का था, 150 हो गया तो 50 कमाए, 50 डिवाइड बाय 100, 50%, ये कैपिटल गेन यील्ड हुआ। यील्ड जब भी आता है तो परसेंटेज वाली बात आ जाती है, और जब और आप जो शेयर मार्केट में भी टैक्स देते हो वो आप कैपिटल गेन पे ही देते हो। ठीक है क्या? मतलब जितना आपने ऊपर कमाया, समझा क्या? ठीक है, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है, कैश बजट, बजट आप कैश में कर रहे हो, क्रेडिट पीरियड की जितने टाइम के लिए आपको उधार आपने दिया है या लिया है, क्लोजिंग प्राइस हम देख चुके हैं। कमर्शियल प्राइस पेपर क्या होते हैं भाई सर? अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होते हैं, यूजुअली इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 1 लाख और मोर, ऑनलाइन कर लेना उस 1 लाख और मोर को, और इन पर इंटरेस्ट रेट थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स। ये जनरली लार्ज एंड सिक्योर्ड बड़ी क्रेडिट वर्दी कंपनीज इशू करती है, ये आपने बिजनेस स्टडीज में भी देखा है, जहां हमने देखा था कमर्शियल पेपर इज यूज्ड फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग। ये ब्रिज फाइनेंसिंग को और क्या कहते हैं? खुशी, खुशी, हाँ ठीक है, हाँ हाँ ऑनलाइन, आयुष,
गैप फाइनेंसिंग। कमोडिटीज भाई जैसे शेयर मार्केट होता है वैसे कमोडिटी मार्केट भी होता है, ये अलग प्लेटफॉर्म पे ट्रेड वगैरह होते हैं। कन्वर्टेबल सिक्योरिटी मतलब जो बाद में किसी और सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, ऐसे होता है। आपने पढ़ा है क्या प्रेफरेंस, कन्वर्टेबल प्रेफरेंसेस, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, पढ़ा है क्या? कंपनी में था क्या आपके अकाउंट्स में? ठीक है, तो होता क्या है, ये प्रेफरेंस शेयर्स है, यहाँ पर होल्डर के पास या बायर इश्यूअर दोनों का एक ऑप्शन होता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स की वो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। सेम ऐसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी इशूड होते हैं। ठीक है, क्रेडिटर बिल्कुल बेसिक समझाने ऐसा नहीं कुछ, आई होप क्रेडिटर तो सबको पता है। डिबेंचर सेम बॉन्ड जैसा, लेकिन ये क्या होते हैं, अनसिक्योर। डेटर भी बिल्कुल बेसिक। डिफेंसिव स्टॉक बोले तो जैसे आजकल धोनी खेल रहा है, सॉरी कोई धोनी के फैन तो नहीं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हाँ 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 हाँ, क्या कह रहे हैं भाई, डिफेंसिव स्टॉक बोले तो? तानिया तानिया, हाँ करेक्ट सर, ये ऐसे शेयर्स हैं, ये ऐसे स्टॉक है जो मार्केट गिरा पड़ा है फिर भी ये तो सही रिटर्न दे रहे, ये तो फिर भी सही रिटर्न दे रहे, मार्केट की ऐसी तैसी लेकिन फिर भी अच्छा दे रहे। तो देखो लिखा हुआ भी उधर, स्टेबल अर्निंग्स एंड कांस्टेंट डिविडेंड इवन इन द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न। डाउनटर्न मतलब गिरा पड़ा है, मंदी आ गई या बहुत गंदा गिर गया एकदम से मार्केट हुआ, पर ये फिर भी थोड़ा ठीक दे रहे हैं। ठीक है क्या? डेप्रिसिएशन समझाने जैसा कुछ नहीं। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स देखो नाम से समझ आ रहा है, डेरिवेटिव बोले तो ये ऐसी लोग चीजें हैं जो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, इनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ये किसी और एसेट के ऊपर है और उससे वैल्यू डिराइव कर रहे हैं। जैसे देखो सबसे बेस्ट एग्जांपल है सेंसेक्स, सेंसेक्स की खुद की कोई वैल्यू है क्या? सेंसेक्स की खुद की कोई वैल्यू है क्या? निफ्टी फिफ्टी की खुद की कोई वैल्यू है क्या? नहीं। सेंसेक्स वैल्यू कहां से उठा रहा है? इन 30 कंपनी से, तो ये 30 कंपनीज आर द अंडरलाइंग एसेट, डेरिवेटिव क्या हुआ? सेंसेक्स। सिमिलरली निफ्टी फिफ्टी किससे वैल्यू उठा रहा है? 50 कंपनी से। अब ये 30 कंपनी जैसी चलेंगी, जैसा परफॉर्म करेगी वैसी इसकी वैल्यू, ये जैसा चलेंगी वैसा इसकी वैल्यू। आ जाओ, फ्रॉम वन और मोर सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डिराइव्ड फ्रॉम वन और मोर अंडरलाइंग एसेट, जैसे इंटरेस्ट रेट, मार्केट इंडाइसेस वाला एग्जांपल हमने देखा ही। ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, भाई डाइवर्सिफिकेशन ये मतलब आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के, डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनीज के शेयर परचेज कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज का शेयर उठा लिए, कोई कंपनी बताओ फार्मा वाली, सिप्ला, सिप्ला का शेयर ले लिया। एक आपने स्टील की कंपनी का शेयर ले लिया, स्टील की कंपनी बताओ, टाटा स्टील। ठीक है, आपने एक ऑटोमोबाइल कंपनी का शेयर ले लिया, अरे टाटा मोटर्स लेंगे अभी ऑल टाइम हाई पे, हाँ टाटा मोटर्स, करेक्ट क्या? या महिंद्रा, जो भी बोला भाई, मारुति सुजुकी, हाँ ठीक है क्या, हमने इनके लिए, तो ये सारे शेयर्स क्या हो गए, हमने हमारी रिस्क को क्या कर लिया, डाइवर्सिफाई कर लिया, हर सेक्टर को ले लिया कि एक सेक्टर क्रैश भी करे ये तो बाकी सेक्टर में भी शेयर हमारे है। ठीक है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। डिविडेंड, आई होप आपको पता है डिविडेंड क्या होता है, शेयर होल्डर्स को उनके शेयर होल्डर उनके इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है दैट इज डिविडेंड। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट का प्रोपोर्शन एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। इक्विटी नेटवर्थ, तो आपको पता ही है, इक्विटी नेटवर्थ बोले तो टोटल इक्विटी, बोले तो इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर, कॉमन स्टॉक प्लस प्रिफर्ड स्टॉक। एक्सचेंज रेट बोले तो एक करेंसी को दूसरी करेंसी में ट्रांसफर करने के लिए कितना पैसा लगेगा। एक होम करेंसी मान लो रुपया, डॉलर लेने तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, $1 इज इक्वल्स टू, क्या चल रहा है अभी, 72। चला तो लिया तूने, पूछ रहा फिर चेक करूं, अभी एक कर लेगा चेक, सबको तो ना चेक करना है। हाँ जी, 76, हो गया चेक, रख दें अब।
हाँ तो भाई $1 इज टू 73.64 अभी चल रहा है, तो ये क्या हो गई, एक्सचेंज रेट हो गई। ठीक है, एक करेंसी को दूसरी करेंसी से कन्वर्ट करना हो तो। ठीक है, फेस वैल्यू, पार वैल्यू भी कहते हैं इसको। ठीक है, हाँ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सर, सारे कोई भी इंस्ट्रूमेंट विच रेंजेस फ्रॉम कैश डीड, जिसकी वजह से मैं बोलूं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है और ये हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। अंडरलाइन करना उस बात को, क्वेश्चन आया एग्जाम में, विच इंस्ट्रूमेंट गिव्स हाईएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दैट इज बॉन्ड में बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड। ठीक है क्या, हाँ आ जाओ। हेज क्या होता है, हेज? हाँ हाँ कोई बोल रहा था, आनवी आनवी। हाँ मिसर हेज इज अ स्ट्रेटेजी जिससे हम क्या करते हैं, हम हमारी रिस्क को मिनिमाइज करते हैं और हमारे रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करते हैं। ये बहुत एक हेजिंग स्ट्रेटेजी होती है। हेज फंड्स भी आपने सुने होंगे, ये बहुत जबरदस्त टेक्निक्स होती है जहां से हम जब बहुत बड़े लेवल पर ट्रांजैक्शन करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, तो हमें लगता है यार ये है ना डॉलर वॉलर डिप्रिशिएट हो सकता है, तो इसी चक्कर में हमारे पैसा ज्यादा ना देना पड़ेगा, कम देना पड़े तो अच्छी बात है, ज्यादा ना देना पड़ जाए बिकॉज ऑफ चेंजेस इन फ्लक्चुएशन, तो वहां पे हेजिंग वगैरह चीजें होती है। आप पढ़ोगे बाद में, आपके कोर्स सिलेबस में आएगा कि हेजिंग वगैरह की चीजें आएंगी। समझे क्या आप लोग? हेजिंग बस एक ध्यान रख लेना, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां से हम रिस्क को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं और रिटर्न को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, होल्डिंग पीरियड क्या हुआ सर? होल्डिंग पीरियड इज द पीरियड जिसके लिए आपने उस स्टॉक को या एसेट को होल्ड करके रखा। ठीक है क्या, ठीक है क्या? अच्छा मैं बोलूं, इसी पर, इस होल्डिंग पीरियड पे ही डिसाइड होता है कि कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। दो तरीके से टैक्सेशन की रेट अलग अलग होती है। ठीक है क्या, जैसे एसटीसीजी पे ज्यादा लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे थोड़ा कम टैक्स लगता है। ठीक है क्या, दैट इज द होल्डिंग पीरियड। इनकम स्टॉक बोले तो जो बाकी सारे कॉमन स्टॉक से ज्यादा पैसा देता है, दैट इज इनकम स्टॉक। जल्दी देख लो, ब्लू चिप सर लार्ज स्टैब्लिश कंपनीज है, डिफेंसिव स्टॉक सर मार्केट की ऐसी तैसी हो गई तब भी अच्छा दे रहे हैं, और इनकम स्टॉक बाकी लोग यहां पर दे रहे हैं रिटर्न, तो ये लोग यहां पे दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, हाँ। अगला आपसे है क्वेश्चन। हाँ हाँ, इनकम स्टॉक हमने कर लिया। इंडेक्स तो भाई जिसके थ्रू हम पूरी मेजर करते हैं, चेंज इन द स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट है जिससे हम इकोनॉमी या सिक्योरिटी मार्केट में चेंज करते हैं, जैसे सेंसेक्स और निफ्टी 50। ऐसे आता है अखबार में सेंसेक्स इतना पॉइंट नीचे गिरा या सेंसेक्स इतना पॉइंट ऊपर गया, ऐसे नहीं आता कभी कि मार्केट ऊपर है मार्केट नीचे, ऐसा लिखा आता है साथ में, सेंसेक्स ऊपर तो मार्केट ऊपर है, सेंसेक्स नीचे तो मार्केट नीचे। अभी तो दोनों अपनी ऑल टाइम हाई जाके आए हैं, आया ना, करेक्ट। ठीक है, आ जाओ। आईपीओ आया, आईपीओ इज व्हाट, दुख दर्द जीवन में, आईपीओ इज व्हाट इक्वल टू दुख दर्द, राइट। लगता ही नहीं है, कितना ही कोशिश कर लो जीवन में, इतना रिजेक्शन तो हुआ ही नहीं है कभी। ठीक है क्या, व्हाट इज आईपीओ? आईपीओ क्या होता है, जब कोई भी कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट के अंदर अपने शेयर्स को पब्लिक करती है और लिस्ट करती है, तो उसको हम कहते हैं आईपीओ, फर्स्ट टाइम। इसके बाद जब भी करती है उसको एफपीओ कहते हैं, फर्दर पब्लिक ऑफर। आईपीओ वर्थ इनिशियल पब्लिक ऑफर। अभी अच्छी अच्छी कंपनीज के आए थे, जोमेटो का आया था, तत्वा का आया था, पारस डिफेंस का आया था, और भी इस साल बहुत सारे हैं, लास्ट ईयर बर्गर किंग वगैरह के आए थे, हाँ या ना। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाँ, इंटरनेट ट्रेडिंग भाई बिल्कुल बेसिक बात, पहले उधर स्टॉक मार्केट कहाँ होता था, फ्लोर पर उधर जाके होता था, स्टॉक एक्सचेंजेस के आपने देखा भी होगा, अगर हर्षद मेहता तो उधर ही चिल्लाते थे। आजकल ऐसा होता ही नहीं, बिकॉज ऑफ इंटरनेट हम हमारे मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है क्या, लिमिट ऑर्डर, अच्छा ये ध्यान है क्या किसी को, व्हाट इज लिमिट ऑर्डर? ये तो सबसे बेसिक चीज है, स्टॉक मार्केट में घुसो तो ये तो आना चाहिए, सबसे बेसिक बात।
हाँ अनवी, क्या बात है, अनवी को लाइन पढ़नी आती है। अनवी ने पहली लाइन पढ़ के मुझे बता दी है सर, इन ऑर्डर टू सेल अ शेयर और बाय अ शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। काश मैं भी ऐसे एक्सप्लेन कर पाता जीवन में, पढ़ना होता स्कूल टीचर। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ले लेंगे, ठीक है। हाँ, उधर कोई समझाएगा क्या? ऑनलाइन ऑनलाइन भाई, लिमिट ऑर्डर। हाँ विशाखा। करेक्ट भाई, वेरी गुड। तो भाई अब देखो व्हाट इज लिमिट ऑर्डर। देखो, एक होता है मार्केट के अंदर करंट प्राइस चल रही है। अब मान लो मैंने खोला कोई शेयर, उसकी तब प्राइस चल रही है 1,000 रुपए। अब मुझे लग रहा है अरे 1,000 रुपए तो बहुत महंगा है, लेकिन मुझे खरीदना है, लेकिन मुझे 1,000 रुपए नहीं खरीदना। तो अब मान लो मेरे को लगता है 990 पहुंच सकता है वापस आज, 990 वापस पहुंचेगा आज। लेकिन अब मैं 990 जब पहुंचेगा तो मैं जरूरी है कि मैं मोबाइल खोल के बैठा हूं या सामने कंप्यूटर खोल के बैठा हूं। मान लो बीसीके की क्लास चल रही है, तब 990 पहुंच गया, ये तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। पढ़ाते पढ़ाते नुकसान भारी जीवन में, है ना। तो अब इस चक्कर में हम क्या करते हैं कि ऑर्डर प्लेस कर देते हैं कि इस प्राइस पे जब वो शेयर पहुंच जाए, प्राइस बोलो तो स्पेसिफाइड प्राइस पे, जब वो आज के दिन वो शेयर पहुंच जाए तो ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो 990 पे पहुंचा, मैंने ऑर्डर लगा रखा है, मेरे खाते में पैसे होंगे, तो 990 से सीधे वो शेयर खरीद लेगा। अब इसका उल्टा, मान लो मैंने शेयर खरीद रखा था 800 रुपए में, मुझे लगा यार आज ये प्राइस पहुंच गई, आज वो 1,000 रुपए पे जा चुका है। अब मुझे लगता है यार ये आज 1,030 पे भी जा सकता है, तो भाई मैं चाहूंगा 1,030 पे ही पहुंचे, हाँ या ना। तो अब लेकिन जब वो 1,030 पे पहुंचे तब मैं बेचना चाहता हूं, तब भाई बैठा हूँ क्या बेचने के लिए? जब 1,030 पे प्राइस हुई तो नुकसान हो जाएगा। तो 1030 इज द प्राइस जो मैं सेट कर दूंगा, लिमिट सेट कर दूंगा, उस पर वो पहुंचते ही अपने आप बिक जाए, जिसको हम कहते हैं लिमिट ऑर्डर। बोले तो सर एक ऑर्डर है बाय सेल एट ऑफ अ शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, ठीक है, समझे क्या? जैसे बाइंग वाले एग्जांपल में 990 वाज द स्पेसिफाइड प्राइस, बेचने वाले में 1030। अब वो लगा के आप छोड़ दो, और आपको लगता है यार ये तो और चेंज हो सकता है, ये भी ऑप्शन होता है। मतलब आपको लगा यार आपने 2 मिनट में लगाया, 2 मिनट में वो 1,000 का 1,025 पहुंच गया। अब वो हुआ बेटा, मन में लड्डू फूटा। तब आपको लग रहा है तो और ऊपर जा सकता है, तो आप उधर से भी ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकते हो और आप उसको और ऊपर कर सकते हो। अच्छा, और उस दिन अगर प्राइस मैच नहीं होती तो ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, आपको अगले दिन वापस लगाना पड़ता है। ठीक है, समझ आया सबको लिमिट ऑर्डर? ठीक है। लिक्विडेशन क्या है सर? जहां पे कंपनी खत्म बिक रही है और उसके एसेट्स और उसके डिवीजन एक साथ नहीं बिक रहा, पीस मील बिक रहा है, जैसे एक चेयर बेच रहे हैं, एक टेबल बेच रहे हैं, ऐसा। लिस्टेड स्टॉक्स, स्टॉक मार्केट पे जो शेयर्स लिस्टेड है एक्सचेंजेस पे, ठीक है, लिस्टेड स्टॉक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन बोले तो सर टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जो भी शेयर्स मार्केट में, इनटू मार्केट प्राइस, इनटू मार्केट प्राइस। ध्यान रखना क्या बोला, मान लो आपकी कंपनी के 1,00,000 शेयर मार्केट में आउटस्टैंडिंग है, और अगर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इज 100 रुपीज, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हुआ? 1,00,000 इंटू 100। बोले तो 2 जीरो आगे लगाओ, कितना हुआ? 1 करोड़ रुपया। ये हुआ मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। ऐसे ही तो आता है, अगर अभी आपने देखा होगा, कल ही आया था, शिबा इनू ने इतने सबको मार्केट कैपिटलाइजेशन से पीछे छोड़ा, ऐसे ही आता है, ठीक है। मनी मार्केट सर एक ऐसा मार्केट जहां पे शॉर्ट टर्म होता है, उधर क्या मेच्योरिटी क्या होती है? लेस देन 1 ईयर। यहाँ पे ट्रेजरी बिल, जीरो कूपन बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, सब यहीं पे होते हैं, ठीक है। आ जाओ, म्यूचुअल फंड क्या है? अब आप म्यूचुअल फंड सही है, और फिर वो आगे तेज वाली लाइन, फिर वो आगे तेज वाली लाइन, बहुत तेज जो बोलते हैं, ठीक है क्या? अब म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड क्या है भाई? अब मान लो
यहाँ पे बहुत सारे लोग एक जनों को पैसा देते हैं, वहां पे उनका पूल ऑफ रिसोर्स होता है और वो लोग फिर उसको कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो रिटर्न आता है वो म्यूचुअल फंड की वैल्यू होती है। ठीक है क्या? व्हाट इज म्यूचुअल फंड? कि भाई बहुत सारे लोगों का ने इंडिविजुअल लोगों ने पैसे दिए, उससे एक पूल ऑफ रिसोर्स क्रिएट हुआ और उस पूल ऑफ रिसोर्स को वो लोग जो अच्छे लोग होते हैं पढ़े लिखे बहुत बड़े लेवल के, वो लोग उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उधर से रिटर्न मिलता है और उसका रिटर्न विल बी द म्यूचुअल फंड का रिटर्न। ठीक है? अ पूल ऑफ मनी मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स in investing in stocks, bonds and other securities with the objective of improving their savings. These experts will create a diversified portfolio from these funds. वन साइडेड मार्केट आया कि सर ऐसा मार्केट जहां पे या तो केवल पोटेंशियल बायर है या पोटेंशियल सेलर है। बहुत बार पेनी स्टॉक्स में ऐसा होता है कि जो मार्केट गिर रहा है भयंकर तो केवल बेचने वाले ही होंगे, उसको कोई खरीदना नहीं चाहेगा। वैसे है ना नॉर्मल कॉमन सेंस जो लोग जो नए नए आते हैं स्टॉक मार्केट में, मैं भी नया नया हूँ या जो भी होते हैं, वो पेनी स्टॉक देखकर खरीदने का बहुत मन करता है, वो लालच आता है उसको देखकर, और 1 रुपए 1 के 2 हो जाएंगे तो 1 लाख लगा लेते हैं, 1 लाख के 2 लाख, 21 दिन में पैसे डबल। लेकिन जब ये क्रैश भी इसी लेवल पे करते हैं और ये जब क्रैश कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली ये बेचने के लिए बहुत लोग होते हैं लेकिन इनको खरीदता कोई नहीं। समझे हो क्या? सेम उल्टा ही कि जब बेचने के लिए बहुत सारे लोग हैं लेकिन खरीदने को कोई नहीं है। ठीक है? जैसे येस बैंक का केस हुआ, अब स्कैम हो गया, तब स्कैम हुआ तो भाई सबको पता अब तो और गिरेगा ही गिरेगा, तो कोई खरीदना चाहेगा क्या तब? नहीं। तो पोटेंशियली व्हेन देयर आर ओनली बायर्स और ओनली सेलर्स, राइट? जस्ट लाइक रणबीर कपूर इन कौन सी मुश्किल था वो, ए दिल है मुश्किल, एक तरफा प्यार ही चल रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, हाँ। आउट ऑफ द मनी बाद में लेंगे। पोर्टफोलियो बोले तो कि आपकी जो भी सिक्योरिटीज है, जो भी आपने शेयर्स खरीद रखे हैं जिस भी कंपनी के कितने भी, वो सारे टोटल, दैट इज योर पोर्टफोलियो। कल हमने ऐसे बिजनेस पोर्टफोलियो भी देखा था, तो बिजनेस क्या क्या करती है, दैट इज बिजनेस पोर्टफोलियो। अब आपने मान लो 50 कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, तो 50 कंपनी के शेयर जो सारे टोटल मिलके, दैट विल बी योर पोर्टफोलियो। ठीक है? प्री ओपनिंग सेशन देख लिया। पी रेशियो, पी रेशियो बोले तो सर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हो तो आप एक फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, वहां पर भी आप पी रेशियो देखोगे और आप देखोगे उस कंपनी का पी रेशियो क्या है और वो जिस इंडस्ट्री या जिस सेक्टर में है उसका पी रेशियो क्या चल रहा है। पता है क्या ये बात? ठीक है, जब करोगे जीवन में कभी तब देखोगे। ठीक है? तो पी रेशियो बोले तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। पुट ऑप्शन अभी देखेंगे एक साथ। आरओआई बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितना कमाया मैनेजर्स ने, कितना पैसा लगाया और उसमें कितना कमा के दिया, दैट इज आरओआई। रिस्क बोले तो जितना सोचा था एक्चुअल रिटर्न उससे कम होने के जो चांसेस है, मतलब सोचा था 6% 8% कमा लेंगे, 4% कमाया, तो जितना कम कमाया दैट इज द रिस्क। एक्चुअल रिटर्न से कम अर्न करना, दैट इज रिस्क। ठीक है? स्टैंडर्ड डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ रिस्क एसोसिएटेड। यह आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स में देखा ही होगा। ठीक है? सिक्योरिटी भाई बिल्कुल बेसिक, समझाने जैसा कुछ नहीं। स्ट्राइक प्राइस अभी लेंगे पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन के साथ। स्टॉक बोले तो एक सर्टिफिकेट की या इलेक्ट्रॉनिक या अदर रिकॉर्ड का कि आपके पास वो कंपनी की इतनी पोर्शन है ओनरशिप का, दैट इज द स्टॉक। प्रेफर्ड स्टॉक बोले तो प्रेफरेंस शेयर्स और कॉमन स्टॉक बोले तो इक्विटी शेयर। एंड इक्विटी शेयर इज अ शेयर अदर देन प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को सर 2 प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी शेयर्स in respect of dividend and in respect of capital repayment at the time of winding up। ठीक है? अगला आया स्टॉक स्प्लिट। कोई बताएगा क्या स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट अरे रुको, मैंने किसी को बोला ही नहीं बोलने को। हाँ हाँ, तुम, बस तुम।
करेक्ट भाई, यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ हाँ, उधर उधर तनिषा। करेक्ट सर, इधर क्या होता है, कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर है उनको हम इंक्रीज करते हैं बाय स्प्लिटिंग। एक शेयर को 10 शेयर के अंदर कर दिया, 5 में, 2 या 3 में कर दिया, प्राइस भी फिर कम हो जाती है, तो वैल्यू सेम रहती है, बस केवल आउटस्टैंडिंग शेयर इंक्रीज होते हैं। ये क्यों करते हैं? जिससे लिक्विडिटी इंक्रीज हो, ट्रांजेक्शन की वॉल्यूम भी इंक्रीज हो। आप कभी स्टॉक मार्केट के एनालिसिस भी देखोगे शेयर का, तो वहां पे वो ऐसे देखते हैं वॉल्यूम भी थोड़ी इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है, ठीक है क्या? तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम बोले तो क्वांटिटी, ठीक है क्या? हाँ ठीक है। थिन मार्केट बोले तो भाई सर ये ऐसा मार्केट है जहां पर बहुत कम बिड्स हैं, बहुत कम आस्क है, मतलब दोनों खरीदने के लिए भी बहुत कम लोग हैं, बेचने के लिए भी बहुत कम लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे हाई वॉलिटिलिटी बहुत रहती है। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल बोले तो सर भाई प्राइवेट इक्विटी वगैरह लोग जो स्टार्टिंग, ऐसे लोग जो स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और एक इक्विटी का पोर्शन ले लेते हैं, स्टार्टअप कंपनी, स्मॉल कंपनीज में लगाते हैं जहां इनको लगता है देयर इज ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल। यील्ड क्या हुआ सर? किसी भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न विच इज मेजर्ड इन परसेंटेज, इसको हम क्या कहते हैं? यील्ड। इसलिए कैपिटल गेन यील्ड भी क्या था? कैपिटल गेन इन परसेंटेज। इसलिए उसको उधर क्या कर रहे थे, जितना कैपिटल गेन हुआ डिवाइडिंग बाय द प्राइस एट द बिगिनिंग, तभी तो परसेंटेज लिख लेगा, ठीक है। यील्ड टू कॉल क्या हुआ? आपने मैच्योरिटी से पहले, एक सेकंड, हाँ जी हाँ जी, क्या था? यील्ड टू कॉल, यील्ड टू कॉल है कि भाई सर मैच्योरिटी पे से पहले आप अगर एक्सपायर कर रहे हो या उससे पहले आप बॉन्ड को मेच्योर कर रहे हो, तो उस पर कितना रिटर्न मिलेगा, दैट इज नोन एज यील्ड टू कॉल। मतलब आपने कितना कमाया अगर आपने बिफोर मैच्योरिटी पैसा ले लिया। अभिजीत, बिफोर मैच्योरिटी अगर लेते हैं तो क्या लगता है? ये तूने बोला ना, अर्ली विड्रॉल पेनल्टी, ठीक, हाँ ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड, नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर कमाएंगे कैसे? सर यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू करेंगे एंड वी विल रिडीम एट पार, तो कैपिटल एप्रिसिएशन इज योर रिटर्न। यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नो सर, नो इंटरेस्ट, लेकिन फिर कमाएंगे कैसे? तो सर दीज आर इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। तो मान लो एक 100 रुपए का था, ऐसे बेसिक समझो, बिल्कुल मैक्स की तरह समझो, तो 100 रुपए का बॉन्ड है लेकिन वो 92 पे इशू हो गया, तो 92 पे इशू हुआ तो 92 डिस्काउंट पे इशू हुआ, और जब आप पैसा वापस मांगने आओगे तो आपको 100 रुपए दे देंगे, तो ये 8 रुपया जो कैपिटल का अप्रिसिएशन हुआ दैट इज योर रिटर्न। यहाँ पे कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अब देखो बॉन्ड में हमने 3 चीजें देखी थी, एक तो नॉर्मल बॉन्ड, सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह जो हमने देखा था, फिर इसके अलावा बॉन्ड में एक और क्या देखा? गवर्नमेंट बॉन्ड, वो बॉन्ड जिसका सबसे हाईएस्ट रेट ऑफ रिटर्न है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है इसलिए, ठीक है। और तीसरा क्या देख लिया? जीरो कूपन बॉन्ड। अरे इंटरेस्ट है क्या इस पे? नहीं, तो कमा कैसे रहे हैं? सर डिस्काउंट पे इशू हो रहा है एंड इट विल बी रिडीम्ड एट पार, तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन की तरह पैसा मिल जाएगा। समझा क्या सबको? ठीक है, आ जाओ। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन,
और इसके साथ क्या होगा, दो और, आउट ऑफ द मनी और स्ट्राइक प्राइस, आउट ऑफ द मनी और स्ट्राइक प्राइस, ये चार ही बचे, बाकी सारे देख लिए ना, कोई रह तो नहीं गए? अरे ये कहां इसमें सब याद रहता है आपको? हाँ। ठीक है भाई, कॉल ऑप्शन पढ़ते हैं पहले, फिर थोड़ा बहुत आपको याद हो तो आप बताना। आओ, कॉल ऑप्शन, यहां पे क्या मिल रहा है आपको? ऑप्शन मिल रहा है, कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शन है, यू हैव अ राइट। जब भी आप कॉल ऑप्शन को बाय करते हो तो यू गेट व्हाट, यू गेट अ राइट। इज देयर एनी ऑब्लिगेशन? नो, यू गेट अ राइट टू बाय अ शेयर, to buy a share at a specified price and at a specified period। किसी कंपनी का, किसी भी कंपनी का आपको एक राइट मिल रहा है उस शेयर को खरीदने का, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड पीरियड। अब उस टाइम पे जो भी प्राइस चल रहा है उससे मतलब नहीं होगा करंट प्राइस से, आपको मतलब क्या होगा, आपको तो जो जिस पे खरीदना है उस पे ही आप खरीदोगे। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं कॉल ऑप्शन। आओ, एन ऑप्शन दैट इज गिवन टू द इन्वेस्टर द राइट, ऑनलाइन का ना, बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय अ पर्टिकुलर स्टॉक, देखो पर्टिकुलर स्टॉक जो भी कंपनी का आप खरीद रहे हो, एट अ स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफाइड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड पीरियड या विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। कितने टाइम में खरीदना है? एक महीना, तो एक महीने में खरीद रहे हो वो स्पेसिफाइड प्राइस हो गया, स्पेसिफाइड पीरियड हो गया, तो एक महीने बाद आपके पास होगा स्पेसिफाइड प्राइस, मान लो जो भी प्राइस 200 रुपया, तो उस पर आप खरीद सकते हो। कौन सी कंपनी? मान लो एमआरएफ के शेयर, नहीं पॉसिबल ही नहीं। ठीक है क्या? हाँ, समझे बेसिक बात? ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर वो प्राइस पे आप नहीं एग्जीक्यूट करते तो आपको इधर यहाँ पे क्या देना पड़ता है? आपको यहाँ पे आपको ओपी देना पड़ता है। ओपी, ओपी बोले तो ऑप्शन प्रीमियम, ओवर पावर नहीं, ऑप्शन प्रीमियम। समझे क्या? समझे समझे समझे। अब अगर आपकी उस समय प्राइस एग्जीक्यूट होती है तो आप ट्रांजैक्शन करते हो, वरना नहीं करते। पढ़े एक बार कराऊं क्या वो एग्जांपल वापस, ये आपको याद है? याद है? नहीं कराऊं? आर यू श्योर? अच्छा, तू नहीं था ना तब, ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आ जाओ आ जाओ, कर लेते कर लेते। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, आओ कॉल ऑप्शन देखो। यू हैव एन ऑप्शन टू बाय, ये कॉल का है, ठीक है क्या? कोई कंपनी बताओ। सिप्ला, केयरिंग फॉर लाइफ, टाटा का है ना आज अखबार में, टाटा बोले तो वेलकम है, ठीक है, एयर इंडिया आ गया ना उसमें क्योंकि, ठीक है। यू हैव एन ऑप्शन टू बाय टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, तो ये क्या हो गया? पर्टिकुलर स्टॉक। यू हैव एन ऑप्शन टू बाय टाटा, ओ सॉरी, शेयर्स ऑफ टाटा मोटर, अरे टाटा मोटर को ही खरीद डाला, ठीक है। यू हैव एन ऑप्शन टू बाय शेयर्स ऑफ टाटा मोटर्स एट ₹100 आफ्टर 1 मंथ। अब देखना एक बात, अब इसकी करंट प्राइस से मैं मतलब नहीं रख रहा, करंट प्राइस तो ये बहुत ऑल टाइम हाई गया, एग्जांपल के लिए 100 रुपए मान रहे। अब देखो क्या पता था, राइट है तो राइट है, मतलब ऑप्शन है, जबरदस्ती नहीं है। बाय अ पर्टिकुलर शेयर, पर्टिकुलर शेयर क्या हो गया? टाटा मोटर्स। स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफाइड प्राइस क्या है? 100 रुपया। 1 मंथ एट अ स्पेसिफाइड पीरियड, तो स्पेसिफाइड पीरियड क्या हो गया? 1 मंथ। पर्टिकुलर पर्टिकुलर स्टॉक, स्पेसिफाइड प्राइस, स्पेसिफाइड पीरियड। समझे आप लोग?
अच्छा यहां पर आपको क्या देनी पड़ेगी इसके लिए, जिसको हम कहते हैं कॉल चार्जेस भी, या बोले तो ऑप्शन प्रीमियम, जो आपको देनी पड़ेगी। आप एग्जिट ट्रांजैक्शन करो या ना करो, आपको इतनी देनी पड़ेगी। अपन मान लेते हैं अपने एग्जांपल में ₹2000, वरना तो आप मुफ्त का कमाते रहेंगे। अब मान लो सिचुएशन 2 लेते हैं, आफ्टर 1 मंथ, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। अब सिचुएशन 1 में क्या हुआ कि आफ्टर 1 मंथ एक्चुअल प्राइस क्या है शेयर की? एक्चुअल प्राइस मतलब स्टॉक मार्केट में एक महीने बाद क्या प्राइस चल रही है? 120। क्या बोला मैंने? अरे एक चीज और नहीं लिखी, कितने शेयर्स? ऐसे तो ना फिर तो सारे खरीद डालूंगा मैं 100 रुपए में, उधार ले लेके। ठीक है, सुनो एक सेकंड, क्वेश्चन सुनना वापस। आपके पास ऑप्शन है टाटा मोटर्स के शेयर खरीदने के 1000 शेयर, 1000 इज द क्वांटिटी, 100 रुपए में आफ्टर 1 मंथ। अब इधर आपको ऑप्शन बी में इतना देना पड़ेगा। अब सिचुएशन 1 क्या हुई? आफ्टर 1 मंथ एक्चुअल प्राइस कितनी हुई स्टॉक मार्केट में? जो एक्चुअल में मार्केट में प्राइस क्या चल रही है? 120। तो अब मुझे बताओ, आप शेयर को खरीदोगे नहीं खरीदोगे? खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आप 100 रुपए में खरीद सकते हो और एक्चुअल प्राइस क्या चल रही है? 120। मैं बोलूं सीधा 20 रुपए का कमा रहे हो आप एक शेयर पे, हाँ या ना? मार्केट में प्राइस 120 चल रही है, लेकिन आप 100 में खरीद लोगे। तो आपने आफ्टर 1 मंथ एक्चुअल प्राइस 100 रुपए चल रही है, तो मैं बोलूं आपने बाय इतने पे किया, सॉरी, आप बाय इतने पे कर लोगे 100 पे, और आप 120 पे बेच दोगे। आपको पर शेयर कितने रुपीस का प्रॉफिट हो गया? 20। ये तो पर शेयर हुआ, टोटल शेयर कितने थे? 1000। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया सर? 1000 इंटू 20, बोले तो 20,000। लेकिन ऑप्शन प्रीमियम देनी पड़ेगी, एक पे करनी है 2000 की, नेट कितना कमा लिया? 18,000। ठीक है, दिस इज नोन एज कॉल ऑप्शन। अब मान लो उल्टा, आफ्टर 1 मंथ एक्चुअल प्राइस कितनी हुई? 80 रुपए। अरे आप खरीदोगे क्या 100 पे? अब तो 80 में बिक रहा है, तो आप 100 में खरीदोगे क्या? बेवकूफी हो जाएगी सर, हाँ या ना? 100 रुपए में आप खरीदोगे क्या? नहीं सर, क्योंकि टोटल 20 रुपए का लॉस हो जाएगा। तो यहां पे हम कॉल ऑप्शन को वी विल नॉट एक्सरसाइज कॉल ऑप्शन। हमारा लॉस क्या होगा? लेकिन ऑप्शन प्रीमियम तो हमारे को पे करनी पड़ेगी, तो लॉस कितना होगा हमारा? 2000 का। दिस इज नोन एज कॉल ऑप्शन। अब एक सेकंड वापस सुन लो, कॉल ऑप्शन क्या होता है? सर यू गेट अ राइट टू बाय अ पर्टिकुलर शेयर किसी भी कंपनी का एट अ पर्टिकुलर प्राइस, स्पेसिफाइड प्राइस एट अ विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। हमारा एग्जांपल क्या था सर? आपके पास एक ऑप्शन है टू बाय टाटा मोटर के शेयर, 1000 शेयर खरीद सकते हो। तो टाटा मोटर इज अ पर्टिकुलर स्टॉक एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। स्पेसिफाइड प्राइस क्या थी? 100 रुपए। कुछ भी प्राइस चल रही है आपको तो 100 रुपए में दे देंगे, और स्पेसिफाइड पीरियड 1 महीने बाद। अब 2 केस हुए, एक्चुअल आफ्टर 1 मंथ एक्चुअल प्राइस क्या हुई? 120। तो आप 100 में खरीद लोगे और 120 में बेच दोगे। प्रॉफिट कितने का हो गया? 20 का। इतना नेट प्रॉफिट हुआ। ठीक है, दूसरा केस क्या हुआ? सर 80 रुपए हुई एक्चुअल प्राइस। अब 80 प्राइस है तो आप खरीदोगे क्या 100 में? बेवकूफी सर है सर। तो इस तरह हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक बार सीधे सीधा ऐसा पुट ऑप्शन पढ़ते हैं। आ जाओ पुट ऑप्शन, आ जाओ पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन में क्या होता है? यहां पे कॉल ऑप्शन में यू आर गेटिंग अ राइट टू बाय, पुट ऑप्शन में यू विल गेट अ राइट टू सेल। An option that gives investor the right to sell a particular stock at a stated price within a specified time period. Put option is purchased by those who think that particular stock price is going to fall down the stated price. Obviously, और call option भी मैं तब लूंगा अगर मुझे लगता है तो अभी और चढ़ेगा। तो चढ़ने वाला है तो मैं सस्ते में बुक कर लूं पहले, हाँ या ना? और पुट ऑप्शन वो कौन करते हैं? जिनको लगता है प्राइस गिरने वाला है। ठीक है, अब सुनना, पुट ऑप्शन क्या है? कॉल हमने कर लिया, पुट ऑप्शन क्या है?
सेम ऐसा ही है, बस इसका अपोजिट है। यहां पर भी हमारे पास क्या है, राइट टू बाय की जगह क्या आ जाएगा, सेल पर्टिकुलर शेयर एट अ स्पेसिफाइड प्राइस एट अ स्पेसिफाइड पीरियड। सीधा सेम सेम, बस इसका उल्टा है, बेचने का है। अब देखो इधर क्या है, यहां पे आपके पास ऑप्शन है टू सेम सेल टाटा मोटर के शेयर्स 1000 शेयर्स एट 100 आफ्टर 1 मंथ। अब एक्चुअल प्राइस कुछ भी हो, आप 1000 रुपए में बेच सकते हो, आप 1000 रुपए में बेच सकते हो। ठीक है, तो अब मान लो, अब वापस वही केस कितना हुआ, अब देखो यहां आप खरीद नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, यहां पर बेच रहे हो। तो अब देखो एक्चुअल प्राइस कितनी हुई 120 और यहां पे एक्चुअल प्राइस क्या 80। अब मुझे बताओ अगर मार्केट में प्राइस 120 चल रही है तो आप 100 में बेचोगे क्या, बेचोगे क्या? इतने सरासर बेवकूफ तो नहीं हो, है या ना? तो यहां पे आप पुट ऑप्शन का एक्सरसाइज करोगे, नो। यहां पे लॉस कितना हुआ, ऑप्शन प्रीमियम हमने जो किया, मैं बोलू तो 2000 रुपया आपका लॉस हुआ, हाँ या ना? यहां पे हम केवल ओनली पुट प्रीमियम देंगे, यहां पे कॉल प्रीमियम की जगह यहां पे पुट चार्जेस। ठीक है क्या? अब सेकंड केस क्या हुआ, एक्चुअल प्राइस कितनी हो गई 80, 80 चल रही है मार्केट में, आपके पास क्या राइट है 100 में बेचने का, 100 में बेचने का राइट है। मार्केट में 80 चल रही हो कोई मतलब नहीं, आप कितने में बेच सकते हो 100 में। तो आप क्या करोगे, एक्सरसाइज करोगे क्या? हाँ, आप क्या करोगे सर 80 रुपए में आप क्या कर लोगे, बाय करोगे, मार्केट में 80 चल रही है 80 में खरीदोगे, बेच कितने में सकते हो 100 में। तो आप पुट की प्राइस पे 100 पे सेल कर दोगे, कितने का कमाई हुई 20 रुपया, प्रॉफिट हुआ, कितने शेयर थे टोटल 1000, तो 20 इंटू 1000 बोले तो 20,000 लेस ऑप्शन, सॉरी पुट प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम कुछ भी बोल लो, कितनी 2000, नेट कितना कमा लिया 18,000। बस एक बात लॉजिक समझना, कॉल और पुट बिल्कुल उल्टे चलते हैं, इसलिए पुट वो लोग एक्सरसाइज करते हैं जिनको लगता है कि बेचेंगे, तो जिनको लगता है कि गिरने वाली प्राइस, तो हम महंगे में राइट खरीद रहे हैं बेचने का, वो मार्केट गिरा हुआ होगा तो सस्ते में खरीद लेंगे, महंगे में बेच देंगे। कॉल ऑप्शन में उल्टा है, जिनको लग रहा है भयंकर दौड़ने वाला है मार्केट, तो वो क्या करते हैं सस्ते में खरीदने का राइट ले लेते हैं और महंगे में बेचते हैं, सस्ते में खरीद लेंगे महंगे में बेच देंगे, समझा? दैट इज कॉल ऑप्शन। अब आउट ऑफ द मनी इज व्हाट, आउट ऑफ द मनी इज व्हाट, अब उधर एक था देखो आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। भाई सीधी सी बात, आउट ऑफ द मनी इज व्हाट, कॉल ऑप्शन में जो हमारा सिचुएशन 2 था, कॉल ऑप्शन में जो हमारा सिचुएशन 2 था, कॉल ऑप्शन में जहां प्राइस कम थी 100 रुपए से कम थी, तो हमने उसको एक्सरसाइज नहीं किया था। और पुट ऑप्शन में सिचुएशन 1 जहां पे स्टॉक की प्राइस इज मोर देन दिस प्राइस, मतलब आउट ऑफ द मनी इज द सिचुएशन जहां पर आप ना तो कॉल एक्सरसाइज करोगे अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है तो, और अगर आपने पुट ऑप्शन लिया तो आप पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं आउट ऑफ द मनी, मतलब यहां पे केवल आप प्रीमियम के चार्जेस पे करोगे। हमारे एग्जांपल में कॉल ऑप्शन वाला सेकंड ऑप्शन, सेकंड सिचुएशन, एंड पुट ऑप्शन में सिचुएशन 1 जो अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रही, ठीक है। फॉर कॉल ऑप्शन दिस मींस अंडरलाइन करना, स्टॉक प्राइस इज बिलो द स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस क्या थी 100, ठीक है। फॉर पुट ऑप्शन दिस मींस द स्टॉक प्राइस इज अबव द स्ट्राइक प्राइस, देखो स्ट्राइक प्राइस क्या थी 100 रुपए, उससे ऊपर, तो यानी क्या, और कॉल ऑप्शन में उसके नीचे थी। द प्राइस ऑफ आउट ऑफ द मनी कंसिस्ट ऑफ एंटायरली ऑफ टाइम वैल्यू, बेसिक बात यह है आउट ऑफ द मनी के लिए, उधर आप चाहो तो इट इज द प्राइस एट विच वी विल नॉट एक्सरसाइज नाइदर पुट ऑप्शन नाइदर कॉल ऑप्शन। अरे तो हर जने ने ऐसे रिवर्स ले रखी होती है ना सिचुएशंस, एक आप तो ना, आप एक इंडिविजुअल जाना तो ना मार्केट के अंदर, ठीक है। अब आप तो इसमें भी देखो ना, जब आप नॉर्मल शेयर मार्केट में खेलते हो अगर आप करोगे तो आप ऑर्डर डालते हो हाथों बिक जाता है, तो आप ये भी तो सोचोगे मैं बेच रही हूँ कोई खरीद क्यों रहा है इसको,
आपने अपर सर्किट लगाया, आपने कमा लिया 20%, आप बेच रहे हो, तो आप अभी भी देखोगे ना यार ये मैं बेच रही हूँ, कोई खरीद क्यों रहा है, ये 20% ऊपर में कौन कोई खरीद रहा है, हर जने की अलग रिसर्च, ठीक है क्या, आ जाओ। तो दैट इज आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस क्या है, जहां मैं बोलूं स्ट्राइक प्राइस ऐसी चीज है जहां पर आपके पास पुट में आपके पास ऑप्शन है खरीदने का, और सॉरी कॉल के अंदर आपके पास ऑप्शन है खरीदने का, पुट के अंदर आपके पास ऑप्शन है बेचने का, दोनों केस में 100 रुपया, दोनों केस में 100 रुपया। अच्छा एक लास्ट मेरा जो बचा था समझाने का था, कंसोलिडेशन, मर्जर, जॉइंट वेंचर और एक्विजिशन। मैंने आपको पहले भी एक पेज पे लिखवाया था, आई होप आपके पास वो है पेज लिखा हुआ, एक जगह मैंने लिखवा लिया था कंसोलिडेशन ये सब। तो भाई कंसोलिडेशन में क्या होता है, दो एंटिटी आती है और एक पूरी नई एंटिटी के अंदर मर्ज हो जाती है, टू न्यू एंटिटी, पुराना सब कुछ खत्म, और ये परमानेंट नेचर का होता है। सपोज करो संता लिमिटेड बनता लिमिटेड, नहीं ये बैठेगा ही नहीं, सोनू लिमिटेड मोनू लिमिटेड, नई लिमिटेड बन गई टोनू लिमिटेड, तो दैट इज कंसोलिडेशन, इट इज परमानेंट इन नेचर, न्यू एंटिटी बनती है। मर्जर में क्या होता है सुनना, मर्जर में हमेशा सेम लाइन के लोग बाग आते हैं और वो मर्ज हो जाते हैं अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने के लिए, सिनर्जी वगैरह ये सब ऑब्टेन करने के लिए। बेस्ट एग्जांपल है वोडाफोन आइडिया, वीआई हो गए थे, अब ये परमानेंट भी होता है ये भी जनरली, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज व्हाट, इट इज अ थर्ड पार्टी कमर्शियल ऑपरेशन विच इज डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, वो पर्पस खत्म हुआ तो बस मिर्जापुर वाला मीम है, यहाँ पे जो था यहीं तक था, ओके बाय बाय टाटा खत्म, ठीक है क्या, ठीक है। लास्ट क्या आया, एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होता है, एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी एक वीकर कंपनी को अक्वायर कर ली थी, ओवर पावर कर ली थी। जैसे बेस्ट एग्जांपल फेसबुक ने व्हाट्सएप का किया, इंस्टाग्राम सबका कर लिया। आप व्हाट्सएप चलाओगे ऐसे आता है फेसबुक लिखा हुआ आता है उधर, आपने कभी देखा होगा प्रॉपर्टी ऑफ ऐसे वो लिखा आता है। हमारे बुक में भी एक एग्जांपल है, वॉलमार्ट ने एक्विजिशन किया किसका, फ्लिपकार्ट का, तो दैट इज एक्विजिशन। समझा सबको। तो भाई इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी से पूरी खत्म हुई। आई होप आपको समझ आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।